हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। हम भारतीय अर्थव्यवस्था को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे ताकि आपके जो 5 से 6 क्वेश्चन आपकी जीके में आते हैं वो आपके बिल्कुल कंप्लीट हो। हाँ, हम मेहनत कर सकते हैं पूरी तरीके से, लेकिन एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन देता है उसके तह तक भी पहुँचेंगे। हमने आपको पहले बताया था कि किस तरह से आपके पूर्व वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए। बाकी जिनके SST है तो उनके अर्थशास्त्र वाला विषय है वो भी यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, यानी कि दोनों के लिए ही फायदेमंद होता है। ये आपके जो वीडियो है ये केवल आपके कोर्स में ही ऐड होते हैं। ये वाला वीडियो है ये भी कोर्स में ही रहेगा, ये यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। हाँ, जिसे बहुत से अभ्यर्थियों को मैसेज आते हैं, कोई अभ्यर्थी पूछता है कि सर आपके कुछ वीडियो यूट्यूब पर भी है, ऐप पर भी है। हाँ, कुछ वीडियो ऐसे होते हैं यूट्यूब वाले जिनको हम ऐप पर जोड़ देते हैं ताकि अभ्यर्थी जो इंपॉर्टेंट वीडियो होते हैं उनको यूट्यूब पर ढूंढने की सुविधा ना हो, उनको एक साथ यहाँ पर फ्री में, यानी कि उनको एक साथ यहाँ पर मैटर मिल जाए। इसलिए कुछ वीडियो यूट्यूब के होते हैं जो आपके कोर्स में ऐप में जोड़ देते हैं। बाकी जैसे यही वीडियो है, ये वीडियो केवल आपके कोर्स में ही है, ये यूट्यूब पे अपलोड नहीं होते हैं, ये केवल आपके जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनके लिए ही होता है। तो बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। हमने आपको पहले बताया था कितने क्वेश्चन आते हैं। अब एक बार भारतीय अर्थव्यवस्था का एक संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। यह आपके आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का नवीनतम सर्वेक्षण है जिसके बारे में आपको देखना है। बात करने से पहले आपको यहाँ पर देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की एक नज़र मारते हैं, ये आपके 2023-24 के नवीनतम आंकड़े हैं। ये पुराने आंकड़े नहीं है, बिल्कुल नवीनतम आंकड़े हैं जो आपको इस वैकेंसी में शायद आपके संस्कृत विभाग दिसंबर वाली हो या अब आगामी आपकी जो भर्ती आएगी सामान्य शिक्षा विभाग की, उसके लिए दोनों के लिए बिल्कुल नए आंकड़े हैं, यहाँ से आपके आने वाले हैं। अगर बात करें प्रति व्यक्ति आय, यानी कि वर्तमान में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है शुद्ध, जो अगर बात करें तो प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से देखें तो दो तरह के मूल्य होते हैं। एक होता है स्थिर मूल्य, एक होता है वर्तमान मूल्य। ठीक है, अगर बात करें वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय भारत में एक व्यक्ति की वर्तमान मूल्य के हिसाब से तो 1,84,205 रुपये है। 1,84,205 रुपये है, यानी कि 1,84,000 एक व्यक्ति भारत में प्रतिवर्ष कमाता है। और स्थिर मूल्य पर देखें तो 1,06,744 रुपये प्रति व्यक्ति आय है, शुद्ध राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगर स्थिर मूल्य पर GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि भारत की वृद्धि दर कितनी रही, GDP की वृद्धि दर कितनी रही, बहुत सी बार आपके पुराने आंकड़े पूछ लेते हैं तो आपको यहाँ पर देखना है कि भारत की जो वार्षिक वृद्धि दर कितनी है पूर्व वर्षों से लेकर वर्तमान वर्षों तक। तो बात करें 2019-20 में ये 3.9% थी, लेकिन जब 2019-20 में जब कोरोना की शुरुआत हुई और 2020 में जब इसका चरम रूप आया तो 2020-21 में इसके जो नेगेटिव में, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है वो नेगेटिव चली गई थी। और 2020-21 में जो भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर -5.8% रही। तो इसको ध्यान रखना कि 2020-21 में कितनी रही, -5.8% रही। जब कोरोना खत्म हुआ तो वापस भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर की वापस जो वृद्धि की शुरुआत हो गई। 2021-22 में रहा 9.7% और 2023-24 में जो वर्तमान में खत्म हुआ है उसमें भारत की अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर रही है 2023-24 की वो रही है 8.2%। ठीक है, और अंतिम जो अनुमान है 2024-25 में, यानी कि ये जो चल रहा है अभी, इसमें अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है वो जो आंकड़े आएंगे आपको 2025 में आएंगे, अप्रैल 2025 में आएंगे आंकड़े, लेकिन उनका जो अनुमान है 2024-25 का जो अनुमान है उस अनुमान के अनुसार 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5 से 7% के बीच में बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि 6.5 से 7% के बीच में भारत की वृद्धि दर रहेगी भारतीय अर्थव्यवस्था की। और जबकि जो गत वर्ष था 2023-24 का, उसकी जो वार्षिक वृद्धि दर रही थी वो 8.2 रही थी। तो ये दोनों आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, 23-24 का और 24-25 का जो ये वृद्धि दर का जो अनुमान है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर इतनी रही है ये पूर्व वर्षों में। ये आपको दो चीज़ों को तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। आगे बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में जो अलग अलग घाटे होते हैं, जैसे राजकोषीय घाटा होता है, आपके राजस्व घाटा होता है, प्राथमिक घाटा होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। तो अगर बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था में GDP का कितना घाटा है, यानी कि जो भारत की कुल आय है उस कुल आय में भारत का कुल कितना % राजकोषीय घाटा है, कितना प्राथमिक घाटा है, कितना राजस्व घाटा है, तो कुल GDP का 5.6% घाटा किसका है, राजकोषीय घाटा है 2023-24 के अनुसार। और जो इस वित्त वर्ष में 2024-25 में ये रहने का
अनुमान है 4.9%। 4.9 का रहने का अनुमान है, यानी कि जो आंकड़े हैं 2024-25 के ये अनुमानित है, यानी कि ये अनुमानित है, यानी कि अनुमानित घाटा कितना रहने वाला है, यानी कि 2023-24 में तो 5.6% रहा राजकोषीय घाटा, लेकिन जो अनुमानित है 2024-25 का, क्योंकि इसका जो बजट है वो जो आर्थिक समीक्षा है वो अप्रैल 2025 में आएगी, तो यह अनुमान हर बार व्यक्त किया जाता है कि आगामी वर्ष में इतना घाटा रह सकता है, इतनी वृद्धि दर रह सकती है, इतना इनकम हो सकती है, इतना प्राप्त हो सकता है, तो ये अनुमान है। तो 2023-24 का तो रहा था 5.6% राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का, और इस बार 2024-25 में रह सकता है 4.9। इसी तरह राजस्व घाटा 2.6 रहा 2023-24 में, और इसमें कम होने के अनुमान है 2024-25 में 1.8% रहने का अनुमान है, और प्राथमिक घाटा 2% था, 2.0% था, तो अब ये 2024-25 में 1.4% रहने का अनुमान है 2024-25 में। तो ये आपको यहाँ पर आंकड़े ध्यान रखना होगा कितना परसेंट घटा है जीडीपी का, तो बहुत सी बार ये चीजें आती है। अब देखो, अब यहाँ बात करते हैं प्राप्तियां, यानी कि भारत सरकार के द्वारा जितनी पैसा आता है, यानी कि जो राजकोष में भारत सरकार के पास जितना पैसा आता है वो सर्वाधिक पैसा कहाँ से आता है, प्राप्तियां कहाँ से, सर्वाधिक जो पैसे आते हैं कहाँ से आते हैं, तो नंबर 1 है आयकर, यानी कि टैक्स, इनकम टैक्स, जो व्यक्तियों पर जो लगता है इनकम टैक्स, और इस इनकम टैक्स से सर्वाधिक भारत सरकार को 19%, यानी कि 100 रुपये में से 19 रुपये तो भारत सरकार को आयकर से आते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष कर से, क्या बोल सकते हैं इसको, प्रत्यक्ष कर से आते हैं। भारत में सर्वाधिक आता है आयकर से, प्रत्यक्ष कर से, ठीक है। उसके बाद में दूसरा स्थान है, यानी कि आपको क्रम में आ सकता है बहुत सी बार, दूसरा स्थान है जीएसटी और अन्य कर से। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, जबकि ये प्रत्यक्ष कर है आयकर, तो जीएसटी और अन्य करों से दूसरा स्थान है, 18 रुपये आते हैं, 18% योगदान है प्राप्तियों में भारत सरकार के में। और निगम कर से 17% इनकम होती है। तो सर्वाधिक जो कर होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, निगम कर, इनसे ही भारत सरकार को सर्वाधिक प्राप्तियां होती है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। इसी तरह भारत सरकार जो पैसा व्यय करती है उसमें सर्वाधिक व्यय कहां पर करती है, तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा, यानी कि इतना पैसा प्राप्त करती है तो बाद में सरकार कहां पर सर्वाधिक व्यय करती है, तो आपको बता देते हैं कि नंबर 1 तो जो कर लगाती है सरकार, उस केंद्र सरकार जो कर लगाती है उन करों में राज्यों का हिस्सा भी होता है। तो केंद्र सरकार क्या करती है, राज्यों को अलग अलग राज्यों को अलग अलग उसका हिस्सा दे देती है। जैसे अब जैसे जीएसटी है, तो जीएसटी केंद्र सरकार लगाती है पूरे राज्यों का, लेकिन जो जीएसटी जो लगाती है केंद्र सरकार, उसमें से फिर जीएसटी लगाने के बाद में केंद्र सरकार राज्यों का उनका अंश भी दे देती है। तो नंबर जो व्यय होता है नंबर 1 का, तो करों और शुल्कों में जो राज्यों का हिस्सा होता है लगभग 21% तो सरकार राज्यों को दे देती है। दूसरा होता है ब्याज भुगतान, लगभग जो केंद्र सरकार के पास जो उधारी होती है, उधार लेती है, तो लगभग 19% दूसरा स्थान है ब्याज भुगतान का। सर्वाधिक व्यय कहां होता है, यानी कि 19% सर्वाधिक ब्याज भुगतान पर होता है। और तीसरा है केंद्र क्षेत्र की योजनाओं, यानी कि जो केंद्र सरकार की बहुत सी योजनाएं चालू है, अलग अलग, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है या प्रधानमंत्री आवास योजना है, अलग अलग योजना है, वहां पर 16% का व्यय होता है। तो 3 क्षेत्र मैंने बता दिया आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो सर्वाधिक व्यय यहाँ होता है और सर्वाधिक प्राप्तियां यहाँ से होती है। तो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। इसकी पीडीएफ आपको यहाँ ऐप पर मिल जाएगी, वहाँ पर आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं फोन में भी। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, यानी कि बजट की ये चीजें हैं, जो सर्वाधिक प्राप्तियां कहाँ से होती है, सर्वाधिक व्यय कहाँ से होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रमुख मुद्दों पर व्यय, यानी कि भारत सरकार में जो बजट है, यानी कि जो इसका इस प्रकार जो 2024-25 का जो बजट है, वो बजट का आकार है 48 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 48,20,552 करोड़, यानी कि 48 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार इस साल खर्च करेगी। तो उस खर्च में से किस मद पर कितना व्यय किया जाएगा, तो सर्वाधिक जो व्यय किया जाएगा वो किया जाएगा ब्याज पर, यानी कि 48 लाख करोड़ में से 11,52 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 11,62,000, यानी लगभग मान सकते हैं 12 लाख करोड़ रुपए तो ब्याज देगी सरकार। दूसरा, परिवहन पर 5,44,000 लाख करोड़ रुपए परिवहन पर सर्वाधिक खर्च होंगे। दूसरा स्थान रक्षा पर, रक्षा का जो बजट रखा गया इस साल वो 4,54,000 लाख करोड़ रुपए रखा गया। चौथा स्थान सब्सिडी का, सरकार जैसे सब्सिडी, जैसे आपको गैस सिलेंडर भराते हो तो उसमें सब्सिडी आती है, किसानों के लिए जो खाद है, खाद पर सब्सिडी देती है, अलग अलग सब्सिडी देती है सरकार, तो सब्सिडी पर सर्वाधिक सरकार खर्च करती है। तो चौथा स्थान सब्सिडी का, तो 3,81,000 लाख करोड़ का सब्सिडी पर व्यय होगा। राज्यों का अंतरण, राज्यों का जो हिस्सा है उनको बांटेगी, तो उसका हिस्सा है 3,42,000 लाख करोड़ रुपए। और छठा है ग्रामीण विकास
के लिए 2,62,60,000 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो अगर बात सकते हैं तो सर्वाधिक व्यय किस पे होता है, ब्याज पे होता है, मदों पर, परिवहन पर 5,44,000। अगर आप यहाँ पर ध्यान देना कि सर्वाधिक जो खर्च है, अगर बात करें सबसे विभाग की बात करें तो विभाग में परिवहन विभाग पर सर्वाधिक है, फिर रक्षा पर है, फिर ग्रामीण विकास पर है, बाकी ये चीजें अलग अलग है, जो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब औद्योगिक जो निर्माण है, उत्पादन है, औद्योगिक उत्पादन का जो सूचकांक है, वार्षिक सूचकांक, वो अर्थशास्त्र जारी होता है। तो औद्योगिक उत्पादन जो सूचकांक है उसमें 3 मदे आती है। कितनी मदे? 3 मदे हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में केवल 3 ही मदे हैं। कौन कौन सी है? नंबर 1 खनन है, दूसरा विनिर्माण यानी कि निर्माण, जितने भी उद्योग धंधे हैं वो है, और तीसरा है विद्युत, यानी कि खनन, निर्माण, विद्युत का है। लेकिन तीनों की भागीदारी अलग अलग है। अगर बात करें तो सर्वाधिक जो भागीदारी है निर्माण की है, विनिर्माण की, उद्योग धंधों की है। तो निर्माण का इसमें अंश कितना है? 77.63 है। उसके बाद में खनन का 14.37% है, विद्युत का 7.99% है। तो इस तरह से अगर 3 औद्योगिक उत्पादन का जो सूचकांक है वो 3 क्षेत्रों से बनकर मिलता है, खनन से, निर्माण से, विद्युत से। तो निर्माण का योगदान है 77.63 है, खनन का 14.37 है, विद्युत का 7.99 है। तो इतना 12 से जो 3 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है वो 3 आधारों पर जारी किया जाता है। तो इनकी कितनी उत्पादन वृद्धि दर है, इसके आधार पर भारत का जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार किया जाता है। तो ये 12 अंश आपको ध्यान रखना है। बहुत से बार क्वेश्चन आता है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भारांश किसका है? तो निर्माण का सर्वाधिक भारांश है। किसका है? निर्माण का मतलब विनिर्माण का। दूसरा स्थान किसका है? खनन का है। और तीसरा स्थान किसका है? उद्योग का। एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग में 8 उद्योग, वो आपको वहां पर ध्यान रखना है, वो अलग अलग चीजें हैं। अब भारत में हर समय पर 5 साल के बाद में या 8 साल के बाद में आर्थिक जनगणना की जाती है। तो छठी जो आर्थिक जनगणना थी वो 2013-14 में की गई थी। उस आर्थिक जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जो, अगर बात करें जो सर्वाधिक जो उपक्रम है, उद्योग है, वो सर्वाधिक उद्योग जो बात करें तो सबसे अधिक जो प्रतिष्ठान है वो उत्तर प्रदेश में थे। कहाँ पर थे? उत्तर प्रदेश में थे। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र था। कौन सा? महाराष्ट्र इनके दूसरे स्थान पर है। अगर बात करें यहाँ पर, अगर बात करें तो अभी जो 7वीं आर्थिक गणना संपन्न हो गई है, 7वीं आर्थिक जनगणना संपन्न हो गई है, लेकिन इसमें एकमात्र राज्य है पश्चिम बंगाल। एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल ने इस 7वीं आर्थिक जनगणना में भाग नहीं लिया है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 7वीं आर्थिक जनगणना अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि इसमें एकमात्र राज्य है पश्चिम बंगाल जिसने इसमें भाग नहीं लिया, इस कारण इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। तो अभी इसमें है। तो अभी छठी आर्थिक जनगणना 2013-14 में हुई थी, लेकिन 7वीं आर्थिक जनगणना के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। वो उसका चक्कर तो पूरा हो चुका है। पश्चिम बंगाल ने इसमें शामिल होने से स्पष्ट मना कर दिया था। आगे बात करते हैं कृषि व अन्य क्षेत्र में क्या क्या जो आपके अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में देख लेते हैं। कृषि क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध खाद्यान्न उपलब्धता, यानी कि एक व्यक्ति कितना खाद्यान्न का उपभोग करता है भारत में, उसके बारे में बात करते हैं कि एक व्यक्ति कितना खाद्यान्न खाता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति एक दिन में कितना आटा खाता है, एक साल में कितना गेहूं खाता है, आटा गेहूं की बात कर सकते हैं। तो भारत में बात करें तो एक व्यक्ति भारत में लगभग प्रतिदिन, यानी कि एक दिन में 568 ग्राम खाद्यान्न खाता है, यानी कि लगभग आधा किलो। जैसे एक व्यक्ति पाव भर की सुबह रोटी खाता होगा, शाम को भी पाव भर की रोटी खाता होगा, तो आधा किलो की खाद्यान्न खाता है, लगभग गेहूं खाता है आधा किलो। और एक व्यक्ति भारत में लगभग एक वर्ष में लगभग वो 207 किलोग्राम का खाद्यान्न खाता है। खाद्यान्न चाहे वो चावल खाए या गेहूं खाए या बाजरा खाए या मक्का खाए, कुछ भी खाए, ये सब खाद्यान्न में आता है। तो अगर बात कर सकते हैं कि भारत में कितना खाता होगा, तो 207 यानी कि 2 बोरी। एक व्यक्ति यानी कि एक बोरी में 100 किलो होता है, तो 207 किलोग्राम का मतलब 2 बोरी, यानी कि एक व्यक्ति के लिए कम से कम 2 बोरी गेहूं आवश्यकता है भारत में। तो ये खाद्यान्न उपलब्धता की रिपोर्ट है जिसके अनुसार भारत में। इसी तरह भारत में कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या वर्तमान में 731 है। कितनी है? वर्तमान में कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या 731 है। इसी तरह कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय तो भारत में कुल मिलाकर 3 है और राज्य कृषि विश्वविद्यालय 64 है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कितने? 3 है और राज्य कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? तो ये आपके 64 है। भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 15 है। कितनी है? कृषि जलवायु क्षेत्र कितने? आपके 15 है, तो जिसके बारे में जैसे राजस्थान में भी 10 माने जाते हैं।
सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न में आपके गेहूं आ गया, आपके चावल आ गया, आपके मक्का आ गया, आपके ज्वार आ गया, आपके बाजरा आ गया। तो सर्वाधिक खाद्यान्न की बात करते हैं तो सर्वाधिक खाद्यान्न का जो उत्पादन करता है वो उत्तर प्रदेश करता है। और लेकिन चावल की बात करें, चावल यानी कि भारत में चावल का कितना उत्पादन होता है, तो 136 मिलियन टन। अगर आप 136 मिलियन टन नहीं बोलो तब भी आप ये बोल सकते हो कि भारत में लगभग 13 करोड़ टन, मिलियन का हटा दो, मिलियन के पीछे के 6 हटा दो और 6 हटाने के बाद में 13.6 यानी कि 13 करोड़ टन चावल का उत्पादन होता है भारत में हर साल। कितना? 13 करोड़ टन। सर्वाधिक जो खाद्यान्न उत्पादन में है वो चावल का प्रथम स्थान है। चावल का उत्पादन 13 करोड़ टन है, 136 मिलियन टन। और चावल के उत्पादन में भारत में तेलंगाना प्रथम स्थान पर है, उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पर है। ये चीजें आपको यहाँ पर देखना है। भारत में सर्वाधिक जो चावल का उत्पादन होता है वो तेलंगाना के द्वारा होता है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। गेहूं का खाद्यान्नों में दूसरा स्थान है। गेहूं का 112 मिलियन टन यानी कि 11 करोड़ टन। गेहूं का भारत में कुल मिलाकर दूसरे स्थान पे खाद्यान्नों में इसका लगभग 11 करोड़ टन का उत्पादन होता है पूरे भारत में। और प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। गेहूं के उत्पादन में ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगर बात करें कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना होता है पूरे भारत में, तो यहाँ पर बात कर सकते हैं 32, यानी कि आप यहाँ ऐसे कर सकते हो 328 मिलियन टन का मतलब है कि लगभग 32 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है भारत में, जो बहुत बड़ा खाद्यान्न है। लगभग भारत में 32 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है। और कुल खाद्यान्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। अगर अन्य की बात करें तो मूंगफली कपास के उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है। सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान है। सरसों का, राई का, इन जो बाजरा के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, इसलिए आपको पता है। इसी तरह गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल, जूट यानी कि पटसन, और सूरजमुखी के उत्पादन में कर्नाटक का प्रथम स्थान है। ये चीजें आपको यहाँ पर ये आर्थिक समीक्षा कृषि के क्षेत्र की स्थिति है। ठीक है, आगे बात करते हैं पशुधन उत्पादों में। देखोगे आप तो अगर बात करें भारत में दूध और मांस यानी कि दोनों दूध और मांस में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश का दूध और मांस दोनों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। साथ ही अंडा और मछली इन दोनों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। दो राज्य ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारत में सर्वाधिक दूध और मांस के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है प्रथम, और अंडा और मछली के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगर भारत की बात करें तो भारत का विश्व में क्या स्थान है? अगर दूध की बात करें तो दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में फर्स्ट स्थान है, प्रथम स्थान है दूध के उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में। मांस के उत्पादन में विश्व में 5वां स्थान है भारत का। कौन सा? 5वां स्थान है। और अंडे के उत्पादन में पूरे विश्व में भारत का सेकंड स्थान है। कौन सा स्थान? दूसरा स्थान है। और मछली के उत्पादन में पूरे विश्व में भारत का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान? तीसरा स्थान। तो विश्व में भारत का स्थान आप यहाँ पर देख सकते हो। और राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का स्थान सर्वोपरि आता है। तो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। उर्वरक उत्पादन यानी खाद के उत्पादन की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश 3 तरह के खाद आते हैं, जिसमें से भारत जो पोटाश है, पोटाश का 100% आयात करता है भारत में पोटाश का बिल्कुल भी उत्पादन नहीं होता है। पोटाश का एकमात्र खाद है 3 खातों में से, नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश में से इसका लगभग 100% भारत इसका आयात करता है। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। अब इसी तरह विद्युत की बात करें, विद्युत क्षमता की बात करें तो आपको यहाँ देखना होगा भारत की जो विद्युत क्षमता है, जो कुल लाइट है, उस कुल लाइट में से अलग अलग तरह की लाइट है। जैसे कोयले से बनती है, इसी तरह से आपकी सौर ऊर्जा से बनती है। सौर ऊर्जा हुई, आपकी पवन ऊर्जा हुई, जल विद्युत हुई, वो सब आपके नवीकरण में आती है। जैसे सौर ऊर्जा हुई, पवन ऊर्जा हुई, ज्वारीय ऊर्जा हुई, भूतापीय ऊर्जा हुई, ये सब जो आपके नवीकरण में आती है।
इसी तरह से गैस से, परमाणु ऊर्जा से। अगर भारत में बात करें तो लगभग सर्वाधिक विद्युत का जो अंश आता है वो कोयले के द्वारा। अभी भी भारत में विद्युत क्षमता में कोयले का प्रथम स्थान है। कोयले से लगभग भारत में 47.3% विद्युत बनती है। 47.3% विद्युत अभी भी कोयले से आती है। और नवीकरणीय यानी कि जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, आपके ज्वारीय ऊर्जा है, जल विद्युत है, इससे भारत में 43.7% विद्युत बनती है। तो बहुत अच्छी बात है। एक समय था कि कोयले का लगभग 65% योगदान था भारत में। अब देखो धीरे धीरे इसका योगदान बढ़ता है नवीकरण का, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोयला तो एक समाप्त संसाधन है, आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा। इसलिए कोयले पर निर्भरता कम करनी चाहिए। इसलिए भारत सरकार अधिक से अधिक फोकस कर रही है कि नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़े, और एक समय ऐसा आएगा कि नवीकरणीय का प्रथम स्थान पर आ जाएगी और इसका अंश सर्वाधिक हो जाएगा। गैस से 5.6% विद्युत बनती है। परमाणु ऊर्जा का योगदान है 1.8%, यानी कि भारतीय कुल विद्युत में केवल 1.8% का योगदान ही परमाणु ऊर्जा का है जो विद्युत बनती है उससे। बाकी सर्वाधिक योगदान बात करें तो कोयले से भी प्रथम स्थान पर है विद्युत के उत्पादन में। अगर बात करें तो यहाँ पर जीवाश्म ईंधन और गैर जीवाश्म ईंधन की बात कर सकते हैं। जीवाश्म ईंधन में बात करते हैं। जीवाश्म का मतलब है कि जो जीवों से बने, जैसे कोयले का निर्माण किससे हुआ? पेड़ पौधे से हुआ, दबने से हुआ। तो पेड़ पौधे भी क्या होते हैं? जीव होते हैं। इसी तरह जो आपके पेट्रोल है और गैस है, ये भी आपके जीवों के सड़ने गलने से बना है, तो ये भी जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का लगभग 54.5% का योगदान है विद्युत उत्पादन में अगर बात करें। और गैर जीवाश्म ईंधन का मतलब है कि आपके नवीकरणीय संसाधन और परमाणु ऊर्जा, इनका योगदान लगभग आपके 45.5% है। तो लगभग 100% आपके इस तरह से आता है। तो आपको तो केवल ध्यान रखना है कोयले का सर्वाधिक योगदान है भारत में विद्युत उत्पादन में। आगे बात करते हैं भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार यानी भारत का जो आरक्षित कोष है वो बढ़ता ही जा रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। एक समय ऐसा था 1991 में, तब भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम रह गया था और उस समय भारत के पास 3 दिन का भी स्टॉक नहीं था। तब भारत ने विदेशी जो विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, मदद की गुहार लगाई थी 1991 में कि हमारी सहायता कीजिए। तब विदेशी जो विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि आपको अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा, आपको जो आपकी जो उदारीकरण अपनाना होगा, आपको निजीकरण अपनाना होगा, आपको वैश्वीकरण अपनाना होगा। उसके बाद में भारत ने इसको अपनाया और उसके बाद में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को 1991 में अपनाया। उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी और मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। उसके बाद में जब अपना इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाया 1991 के बाद में, तो धीरे धीरे भारत का विदेशी जो मुद्रा भंडार है वो बहुत बढ़ चुका है। और वर्तमान में बात करें विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो 19 जुलाई 2014 तक भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो आप यहाँ देखोगे $6,70,857 मिलियन है। अगर आप यहाँ पर बात नहीं करोगे तो आपको मैं ऐसे बता देता हूँ कि $670 अरब, कितना? $670 अरब की बात कर सकते हो कि $670 अरब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो बहुत बड़ी रकम है। यानी कि भारत के पास बहुत सारा स्टॉक हो चुका है। तो $670 अरब भारत के पास एक तरह से पैसा जमा है, स्टॉक जमा है, तिजोरी में जमा हुआ है। ठीक है। आयात निर्यात की बात करते हैं। देखो मैंने आयात निर्यात के बारे में मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि सर्वाधिक निर्यात किन देशों को होता है, किन देशों को नहीं होता। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर सोच लेता है कि अलग टाइप से क्वेश्चन दें, तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि भारत में अगर महाद्वीपों की बात करें तो सर्वाधिक आयात और निर्यात किन किन महाद्वीपों से होता है। तो यहाँ बात करते हैं निर्यात की। भारत सर्वाधिक निर्यात करता है वो एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक निर्यात करता है। एशिया में 41.7%, दूसरा स्थान अमेरिका का है 23.2%, यूरोप को 22.6%, अफ्रीका को 10.4%। और आयात सर्वाधिक भी एशिया से ही करता है, 66.6% एशिया से ही करता है और यूरोप का 13.9%, अमेरिका से 10.3%, अफ्रीका से 5.6% का आयात करता है। तो ये आयात निर्यात भी आपको यहाँ देशों के साथ साथ आपको महाद्वीपों का भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। ठीक है। अब बात करते हैं प्रमुख वैश्विक सूचकांक की, क्योंकि आप कभी कभी एक क्वेश्चन तो यहाँ से टपकता है। जो प्रमुख सूचकांक है उन सूचकांकों को आपको ध्यान रखना होगा कि प्रमुख वैश्विक सूचकांक कौन कौन से हैं, इनके बारे में आपको ध्यान देना होगा। कौन कौन से सूचकांक देखो यहाँ पर
वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक का मतलब है कि भारत में शांति की स्थिति क्या है। अगर वैश्विक सूचकांक शांति सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का विश्व में जो स्थान है वो 116वां है और जो प्रथम स्थान है वो आइसलैंड का है, 25 स्थान। तो आइसलैंड सबसे शांति वाला देश है, वहाँ पर बहुत शांति रहती है। अब भारत की स्थिति थोड़ी डाउन है, भारत का स्थान 116वां स्थान है विश्व में, यानी कि 115 देश भारत से अच्छे हैं जहाँ पे शांति अच्छी है, भारत का स्थान बहुत निम्न है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का स्थान 126वां है, ये इसमें भी बहुत डाउन स्थिति है खुशहाली सूचकांक में। और फिनलैंड का प्रथम स्थान है, 25 स्थान इसका ये फिनलैंड का। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक मतलब वहाँ पर जैसे मीडिया का मतलब कितनी स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र की दृष्टि से देखें तो भारत में भी बहुत स्थिति खराब है। भारत का स्थान 159वां है और प्रथम स्थान नॉर्वे का है, फर्स्ट स्थान इसका किसका है, नॉर्वे का है। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में दृष्टि से भारत का बहुत स्थान निम्न है। मानव विकास सूचकांक 2023 के में भारत का स्थान 134वां, बहुत स्थिति खराब है, 134वां स्थान है। भारत अभी भी 125 से ऊपर कभी आ ही नहीं पाया इसमें, तो इस सुधारने की आवश्यकता है। तो मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 134वां है और प्रथम स्थान किसका है, स्विट्जरलैंड का है। ये पहली बार है जो स्विट्जरलैंड आया, नहीं तो हमेशा यहाँ मानव विकास सूचकांक पर हमेशा यहाँ पर नॉर्वे ही रहता था। कौन, नॉर्वे। अब नॉर्वे को प्रतिस्थापित करके स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर आ गया है मानव विकास सूचकांक में। तो भारत का स्थान 134वां है, स्विट्जरलैंड इसमें प्रथम स्थान पर आ गया है, इसको ध्यान रखना, नहीं तो अधिकांशतः नॉर्वे का ही प्रथम स्थान रहता है इसमें। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में, इसमें सतत विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करने हैं। उसके अनुसार भारत का 109वां स्थान है और इसमें फिनलैंड का प्रथम स्थान है। ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत में कितने इनोवेशन हो रहे हैं, कितने अलग अलग प्रकार की चीज़ें बन रही है, उसके हिसाब से भारत का 40वां स्थान है जो अच्छा स्थान है और स्विट्जरलैंड का प्रथम स्थान है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि भूखमरी की दृष्टि से देखें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2023 के अनुसार भारत का स्थान बहुत ही निम्न है, 111वां स्थान है, जो बहुत ही खराब स्थिति में बताया गया है भारत को कि भारत में बहुत ज़्यादा भूखमरी है अभी भी। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स चीन का तो प्रथम स्थान है, आप यहाँ देख सकते हो। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 111वां स्थान है और बेलारूस का इसमें 6 स्थान है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का 40वां स्थान, जो अच्छी बात है, इन मान की भारत में प्रतिस्पर्धा अच्छी है, 40वां स्थान है और डेनमार्क का इसमें 25वां स्थान है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का 93वां स्थान है, बहुत यानी भारत में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, अभी भी 93वां स्थान है और डेनमार्क में 25वां स्थान है, यहाँ पर न्यूनतम भ्रष्टाचार है डेनमार्क देश में। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 यानी कि एक व्यक्ति कितने देशों में फ्री यानी कि बिना पासपोर्ट के ही यानी कि बिना वीज़ा के ही घूम सकता है। तो अगर बात करें तो भारत का इस दृष्टि से 82वां स्थान है जो निम्न है, बहुत कम है। अगर बात करें शीर्ष स्थान का, सिंगापुर का प्रथम स्थान है कि सिंगापुर का जो व्यक्ति है वो बिना वीज़ा के भी विश्व के अनेक देशों में जा सकता है ना, यानी कि बहुत से देशों में बिना वीजे के ही वो घूम सकता है। लेकिन जैसे भारत है, भारत के स्थान जैसे 82वां स्थान है, तो भारत के कुछ देशों से अनुमति जहाँ पर आप जा सकते हो, जैसे थाईलैंड है, नेपाल है या बांग्लादेश है, यहाँ पर जा सकते हो बिना वीजा के। लेकिन जैसे आप अमेरिका जाओगे, आप या ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो वहाँ आपको वीजा की जरूरत पड़ेगी, पहले वहाँ से आपको स्वीकृति मिलेगी, उसके बाद में आप जा सकते हो। लेकिन जैसे सिंगापुर है, सिंगापुर को लगभग सभी देशों ने फ्री वीजा दे रखा है, आप आओ कभी भी यहाँ पर रहो। तो ये इंडेक्स है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगले वीडियो में बात करेंगे आपके प्रमुख जो आर्थिक सूचकांक हैं उनके बारे में बात करेंगे, आर्थिक शब्दावली के बारे में बात करेंगे जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं।